तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें और डील करेंगे, है ना। तो पॉइंट ये आएगा, पॉइंट ये आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं या ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो जैसे हम और आप किसी एक स्टिमुली पे, स्टिमुली कहने का मतलब है कि कुछ भी हुआ इन्वायरमेंट पे तो उस पे हम लोग रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मम्मी रोटी बना रही थी, अब रोटी बनाते वक्त हमारा हाथ कहां चला गया, उस गरम गरम रोटी पे चला गया, तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे हाथ को गरम लगा, इस कारण से हमने क्या किया, उस पर रिएक्ट किया। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, रिएक्ट करे, किसी भी स्टिमुली पे रिएक्ट करे, या फिर उसके पास एबिलिटी हो कि अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग ला सके। ठीक है, जैसे हमारे माँ बाप ने हम लोग को लाया, अब हम लोग किसी और को लाएंगे। ठीक है, और हम लोग ग्रो भी करते हैं। अब बचपन से लेके आज तक में बड़े नहीं हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। और हम लोग जो अपने इंटरनल बैलेंसेस को देखते हैं, इंटरनल बैलेंसेस कहने का मतलब है कि सांस लेना, एक्सक्रीट करना, न्यूट्रिशन लेना। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म का क्या है, ये सारे ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक फीचर है। तो अब आते हैं माइक्रोस्कोप पे, लेकिन उसके पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की जरूरत क्या पड़ी, और सेकंड चीज कि इन्वेंट अगर हुआ तो उससे एक चैप्टर जिसको हम लोग सेल कहते हैं वो कहां से आया। तो बात है तो बात है 1665 की। सबको माइक्रोस्कोप बनाना था, क्योंकि सबको मन था कि क्या करना है, हमको छोटे चीजों को बड़ा करके देखना है। क्योंकि टेलीस्कोप में तो एक बात समझ में आ गया कि दूर की चीजों को पास लाकर देख लेंगे, लेकिन जो छोटी चीजें हैं जो दिखती तो है नहीं, उनको कैसे देखा जाए। तो 1665 में एक इंसान है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। अब वो आते हैं और वो कहते हैं कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो अगर आप किसी चीज को बनाते हैं तो बनाने के बाद आपको उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना होगा। अब अगर मेरे पास ये पेन है, तो ये पेन एक्चुअली में अगर मैंने बनाया तो ये चल रहा है कि नहीं, इसको कैसे हमको पता चलेगा, हमको इसको चला कर देखना पड़ेगा। उसी तरीके से रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया, तो क्योंकि उसको चला कर देखना था, तो उसने क्या किया, उसने माइक्रोस्कोपिक लेंस के नीचे कॉर्क, यानी जो पहले ढक्कन होता था, कैप लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको कट करके और लेंस के नीचे रखा गया और चेक किया गया कि क्या एक्चुअली में जो माइक्रोस्कोप मैंने बनाया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, यानी वो कैपेबल है कि नहीं जूम करने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने कॉर्क के स्लाइस को रखा, और जैसे ही उसने कॉर्क के स्लाइस को रखा, उसके माउथ से एक वर्ड पॉप आउट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेला। और क्या ये बात सही नहीं है कि अगर हम इस सेला में से ए को छुपा दें तो ये आपका एक चैप्टर का नाम है, सेल। तो आखिर क्या मतलब था, सेला का मतलब क्या था। तो सेला का मतलब कहा गया बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, या टाइनी कंपार्टमेंट, या स्मॉल रूम्स। आप इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है कि रॉबर्ट हुक कॉइन्ड द वर्ड सेला
विच मीन्स टाइनी कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट, छोटे छोटे डब्बे नुमा स्ट्रक्चर में हमको क्या दिख रहे हैं, रूम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसमें कोई भी इंसान रह सकता है, वैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। और अगर बात किया जाए कि सर इसकी एविडेंस कहां से मिलती है कि एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने ही माइक्रोस्कोप बनाया, तो कहा कि रॉबर्ट हुक ने एक बुक भी लिखी थी जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, और इस बुक के थ्रू ही उसने बताया कि एक्चुअली में माइक्रोस्कोप नाम की भी एक डिवाइस है जो छोटे ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़ा करके दिखा सकता है। और साथ ही साथ उसने पहला जो सेल देखा था वो सेल क्या था, वो एक कॉर्क का स्लाइस था। अब अगर बात करेंगे कि हम लोग बायोलॉजी के अंदर सेल को किस बायोलॉजी के ब्रांच में पढ़ते हैं, क्योंकि बायोलॉजी एक सिंगल ब्रांच नहीं है, तो कहा गया कि स्टडी ऑफ सेल, सेल का स्टडी हम करते हैं किसके अंदर, तो साइटोलॉजी के अंदर, जो कि सेल बायोलॉजी का एक पार्ट है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि हु डिस्कवर्ड सेल, आप कहेंगे रॉबर्ट हुक। अगेन हु डिस्कवर्ड डेड सेल, तो अगेन आप कहेंगे कि रॉबर्ट हुक। लेकिन हम लोग भी तो जिंदा हैं, तो अगर हमारी बात आती है तो किसने किया, तो यहां पर एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, या आप इसको एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक भी कह सकते हैं। तो 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने किया, उसके 9 साल बाद यानी आफ्टर 9 इयर्स, यानी 1674 में एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने कहा कि रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब हम भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी, यानी आप मानकर चलिए कि उसकी क्वालिटी सिर्फ 2 मेगापिक्सल कैमरा जैसी थी। तो इसने कहा कि हम बेटर क्वालिटी बनाएंगे, हम 16 मेगापिक्सल बनाएंगे। एवीएल का था कि हम 16 मेगापिक्सल का बनाएंगे। ये एक रेफरेंस दे रहा हूं मैं कि 2 मेगापिक्सल यानी कि बहुत ही ब्लर क्वालिटी ऑफ इमेज था, वहीं 16 मेगापिक्सल यानी बहुत हाई क्वालिटी इमेज था। यानी अगर हम सेल को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहें तो हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे लेयर बाय लेयर। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने बोला हम भी बनाएंगे, और उसने बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया भी, लेकिन अब उसने कहा कि हमको भी चेक करना है। तो हर बार अब सेल के कॉर्क को अगर हम मतलब जो कॉर्क है उसके ही स्लाइस को काटते रहेंगे तो कॉर्क भी बेचारा बोलेगा कि हम ही मिले हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। तो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने कहा कि नहीं नहीं, हम तालाब के पास जाएंगे और तालाब से थोड़ा पानी लेकर आएंगे। ठीक है, और जब इस वाटर के ड्रॉपलेट्स को हम माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट में एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक को रिजल्ट में क्या दिखा, तो कहा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग माइक्रोस्कोप्स दिखे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखे। तो क्योंकि सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने खोजा, सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म था वो इनको बैक्टीरिया दिखा था, इसीलिए इनको बाद में जाकर एक ऑनर से सम्मानित किया गया। इनको क्या कहा गया? कहा गया कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, पहले ऐसे इंसान जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया, और क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में बताया था इन्होंने, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी इनको कहा जाता है। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सेल किस तरीके से डिफाइन होता है, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ सेल, तो हम कहते हैं कि सर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो क्या स्ट्रक्चर और क्या फंक्शन, तो हमको एक बात समझ में आया कि अगर आप अपने आप को ही देखिए
तो क्या हर एक इंसान का चेहरा सिमिलर है? कहेंगे नहीं। क्या हर एक इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर सिमिलर है? कहेंगे नहीं। यानी सेल एक छोटा जो यूनिट है, क्या उसी से मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है? कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो क्या सबके स्ट्रक्चर अलग होंगे? कहेंगे हाँ। क्या सेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है? बोलेंगे हाँ। तो अगर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है तो क्या ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं होगा? कहेंगे बिल्कुल होगा सर। और अगर हम बात करें फंक्शन की कि क्या इसका फंक्शन होगा, तो यहां हम एक चीज समझते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आप पहले तो एक यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, डायरेक्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो बने नहीं होंगे। और हमको पता है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग कि सेल जब कंबाइन करता है तो वो टिश्यू फॉर्म करता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन के बाद उस ऑर्गन का प्रॉपर एक सिस्टम बनता है, और उसके बाद इस अपने हाईएस्ट लेवल पे ये एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यानी एक बात तो क्लियर है कि ये जो सेल है इसको हम कह सकते हैं कि सर ये जितने भी ये ऑर्गेनिज्म लेवल तक इसने जो बनाया ये क्या था? तो कहा कि सर ये इसका बिल्डिंग फीचर था। यानी इसने क्या किया? इसने एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने में मदद किया। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर अगर हम कहेंगे तो इसकी फंक्शनैलिटी आएगी। तो क्या स्ट्रक्चर और फंक्शन क्लियर हो गया? कहेंगे बिल्कुल सही सर, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही क्लियर हो चुका है। और अगर इसी डेफिनेशन से एक और चीज पता चलेगा कि सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है। अब आते हैं हम सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जो आपका सेल मेम्ब्रेन है इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये ऐसा एक ऑर्गेनल है या पार्ट है सेल का जो दोनों के अंदर दिखता है। मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल, दो टाइप के सेल होते हैं हमारे पास। एक होते हैं प्लांट सेल और एक होते हैं एनिमल सेल। अब अगर हम बात करें तो अगर इसको हमको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? तो कहेंगे सर प्लांट सेल के अंदर जो सेकेंड लेयर आपको दिख रहा है ये है सेल मेम्ब्रेन का, क्योंकि जो प्लांट सेल है उसका पहला लेयर सेल वॉल होता है हमेशा, और एनिमल सेल में सेल वॉल की कोई नीड नहीं होती है। इसीलिए उसका जो पहला लेयर है वो क्या है? वो है आपका सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में यहां लिखा है कि थिन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग ऑफ सेल विच सेपरेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। यानी आप खुद समझिए, आपके घर का बाहरी दरवाजा वो क्या काम कर रहा है? वो बाहर के लोगों को बाहर रख रहा है और अंदर के लोगों को सेफ रख रहा है। तो क्या ऐसा होगा कि आपके घर पे कोई टेररिस्ट आए, बोले हेलो हम टेररिस्ट हैं, हमको अंदर आने दो, और आप उसको एंटर करने देंगे? आंसर है नहीं। तो इसीलिए जब सेल मेम्ब्रेन की बात आती है तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा क्या मतलब है सर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन? अभी जो मैंने एग्जांपल दिया जस्ट वही इसका मतलब है कि आप अपने घर में सिर्फ अपने जान पहचान वालों को ही इंटर करने देंगे। अगर कोई टेररिस्ट, अगर कोई चोर आ रहा है तो आप उसको इंटर करने नहीं देंगे या आप रोकेंगे उसको। इसी तरीके से सेल को जब भी कोई न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, नीड है, तो सेल किसको कहेगा? सेल कहेगा अपने ब्रेन को।
यानी न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस कमांड करेगा, और न्यूक्लियस कमांड करेगा किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आपका सेल मेम्ब्रेन है, उसको कमांड करेगा कि एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको सोडियम आयन चाहिए। सोडियम आयन कहने का मतलब है वही जो आप नमक खाते हैं, तो उसमें जो नमक होता है उसकी फॉर्मूला होती है NaCl, तो उसमें Na जो होता है वो सोडियम होता है। तो सोडियम आयन को इंटर करने का मौका दीजिए, ठीक है, क्योंकि सेल को सोडियम आयन चाहिए किसी भी पर्पस के लिए। तो क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को कमांड दिया गया कि उसको क्या करना है, उसको Na पॉजिटिव यानी सोडियम आयन को इंटर करने देना है, तो सिर्फ उस अलाउमेंट के कारण अंदर कौन आएगा? सिर्फ सोडियम आयन आएगा। अब अगर इसके साथ एग्जांपल कि अगर इसके साथ मान लेते हैं कि जिंक होता, ठीक है, हमारे बॉडी को हर एक मेटल के आयंस की बहुत नीड होती है, तो मान लेते हैं कि इसके साथ जिंक होता। अब सेलेक्टिव परमिएबिलिटी में सेल मेम्ब्रेन को चाहिए क्या? सेल को चाहिए क्या? सेल को चाहिए सोडियम आयन, तो वो सिर्फ सोडियम आयन को अलाउ करेगा, जिंक को अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी नीड अभी नहीं है। एज यहां पर जो मेंशन है कि ये प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, which means it only allows some important selected material to enter into the cell, ठीक है। और इसमें भी हमने बता दिया कि पहला लेयर और दूसरे लेयर की हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। तो एनिमल सेल में आउटर कवरिंग होता है यानी फर्स्ट लेयर है, और प्लांट सेल में जस्ट बीनीथ द सेल वॉल यानी कहां? तो ये सेकेंड लेयर पर आ जाता है, ठीक है। थर्ड लेयर की बात करते हैं या थर्ड पार्ट की बात करते हैं सेल की, तो उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये क्या होता है? आपने अपने लाइफ में ग्लू या जेली जरूर देखा होगा। हम लोग बचपन में जेली खाते थे, ठीक है, जेली वाली टॉफी आती थी 10 रुपए की, उसको फाड़ते थे और खा लेते थे। जस्ट उसी टाइप का ये भी होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है ये कहां होता है? तो कहेंगे सर ये अगर एक सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स हैं या इसके अंदर डीएनए है, क्रोमोसोम है, हेरिडिटरी मटेरियल है, तो ये आपका अगर आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो न्यूक्लियस है, तो जो साइटोप्लाज्म है ये उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा। ये जो साइटोप्लाज्म है ये उन दोनों के बीच में यानी आउटर मेम्ब्रेन जो भी है सेल का, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों, और एनिमल है तो सेल मेम्ब्रेन होगा। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो और न्यूक्लियस के बीचों बीच जो जेली फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड है वो है साइटोप्लाज्म। कहा कि इसका काम क्या है सर? इसका काम है पहली बात सेल के स्ट्रक्चर यानी सेल के शेप को मेंटेन करना, और दूसरा कि किसी भी ऑर्गेनल को एडजस्ट करना। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इसने कहा कि हमको डिवीजन करना है यानी हमको दो भाग में टूटना है, ये बड़ा होना चाहता है। तो जब ये बड़ा होना चाह रहा है तो साइटोप्लाज्म जो है वो कहेगा कि चलिए ठीक है बाकी ऑर्गेनल को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं ताकि इंक्रीज हो सके। तो इस टाइम पे जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करेगा? आपके बाकी ऑर्गेनल्स को एडजस्ट करने की कोशिश भी करता है, तो इसमें साइटोप्लाज्म हेल्पफुल होता है। और अगर हम देखें कि मान लेते हैं हमको कभी भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इन दोनों को एक साथ बोलना होगा तो हम उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करेंगे प्रोटोप्लाज्म। इज दैट क्लियर? तो अभी हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी उसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे और प्रॉपर तरीके से उसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये आपका एक बेसिक लेक्चर था जिसमें हम लोग कुछ चीजों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पहले समझेंगे ताकि हम आगे आने वाले टॉपिक्स को आराम से
समझ सके। सो स्टे हेल्दी, बी फोकस।